कहानी का ये 19वां भाग देखने से पहले इसके पहले सभी भाग अवश्य देखें। जय का मैसेज पढ़कर अंबर ने दो उंगलियां माथे पर फेरी और फिर हल्के से बड़बड़ाई, आई शोरली कम। इतना कहकर उसने फोन डेस्क पर पटका तो उसकी उंगलियों से कुछ ऑटो वर्ड्स टाइप हो गए। अंबर ने दो अक्षर मिटाए और अचानक जाने उसे क्या सूझी, उसने सेंड पर क्लिक किया। हालांकि हमेशा की तरह उसे पता था कि मैसेज जाने तो है नहीं, लेकिन उसकी सोच से बिल्कुल उल्टा मैसेज सेंड हो गया था। वो चौंक कर अपनी कुर्सी से आगे झुकी और तभी दरवाजा नॉक करके ख्याति ने दरवाजे से सिर डालकर झांका। मैं आई कमिंग में। अंबर का ध्यान फोन से पूरी तरह से हट गया। उसने अंदाजन फोन उठाकर एक तरफ रख दिया और उसे अंदर आने के लिए कहा और पीसी देखने लगी। ख्याति के पीछे पीछे विराज और अभिमन्यु भी अंदर आ गए। जूतों की आवाज से उसने महसूस किया कि ख्याति के साथ साथ अभिमन्यु और विराज भी आ रहे हैं। ख्याति हिल्स टकटकाते हुए अंदर आ चुकी थी। उसकी पीठ सबकी तरफ थी। वो बोली, भाई साहब मीटिंग बुलाइए बोर्ड की। विराज ने आंखें गड़ाकर उसके चेहरे के भाव पढ़ने चाहे, लेकिन उसका चेहरा दूसरी ओर था। अभिमन्यु तो चिड़ा चिड़ा दिख रहा था। आखिर अभी कुछ सप्ताह भर हुआ होगा उसे चेयरमैन की कुर्सी पर विराजे, और अभी ही कुर्सी छूटने को थी। विराज ने गायत्री जी की बातें याद की और बोला, छोटी, हमें लगता है कि अभी इसकी जरूरत नहीं है। बिजनेस में इतनी जल्दी फैसले नहीं बदले जाते ना। अंबर बोली, मैं समझती हूँ भाई साहब। इतना कहते हुए वो पलटी। उसकी आंखें दुनिया जहां की शांति समेटे थी। इसके बाद भी वो काफी थी सबको एक गुंज सुनाने के लिए कि वो खुद लेने वाली है अपने हर फैसले। उसने ठंडे स्वर में कहा, मैं समझती हूँ कि अभी अभिमन्यु को हटाया नहीं जाना चाहिए, मगर मैं सबको ये याद दिलाना चाहती हूँ कि रघुवीर जी के बिजनेस में उनका नाम भी काफी होता है। उनके ना होने पर जो भरोसा हमें चाहिए था सबसे, वो उन्हें देना चाहिए था। मगर सवाल आपका है, और अगर आप अभी टेक ओवर करती हैं तो सवाल बिजनेस का हो जाएगा। विराज ने दो कदम आगे रखकर उसे समझाते हुए कहा, और आप जानती हैं ना, हम आपके खिलाफ कुछ नहीं सुन पाएंगे। अभिमन्यु चिढ़कर बोला, जो किया उन्होंने इसके लिए सुनाएंगे नहीं तो क्या अवार्ड्स मेडल देंगे? कहकर अभिमन्यु ने अपनी आंखें चढ़ाई। अंबर ने उसे देखा तभी विराज गरजा, इनफ इज इनफ। अभी आप अपने गुस्से में भूल रहे हैं कि सामने कौन है। अभिमन्यु बोला, कौन है? चेहरे पर उसने नकली हैरानी जताई और चिढ़कर बोला, कौन है भाई? कौन है? कौन है ये सेल्फिश है, समझे आप? सिर्फ हमारा अपमान होना था क्या उस दिन? 12 दरवाजे पर थी। राणा साहब, जय, कितना कुछ था। आप भी अच्छे से जानते हैं मेरी एक डील से इन्हें इतनी प्रॉब्लम है। चलो ठीक है, मेरी गलती, ये सुधार ही लेंगी, मगर ये खुद जो कर चुकी है, एक बार भी मुड़कर ये नहीं देगा कि क्या छोड़कर ये आगे चली गई है ना दी? अभिमन्यु ने सीधा उसकी आंखों में देखा। हर एक शब्द, हर कारण उसके गुस्से का बिल्कुल सही था। मगर क्या ये सवाल जय के नहीं होने चाहिए? क्या वो नहीं चाहता यही सब कहना? अगर नहीं तो क्यों? किस पल में उसे अंबर से ऐसे प्रेम हुआ जो अंबर तक जा पहुंचा है? और वीर एक छाप नहीं, एक कहानी की तरह उसके मन में बैठ रहा था, लेकिन फिर भी वो वीर को किसी किस्से की तरह भूल नहीं पाई है। अंबर ही अपनी सोच में थी, पर अभी उसके पास जय और वीर के बीच उलझने का समय नहीं है। और भी काम है उसके पास जो जरूरी है। अभिमन्यु, अंबर ने सहजता से कहा, तुम्हें छूट है गलती करने की, क्योंकि उसे सुधारने के लिए मैं हूँ। वैसे ही मैं भी गलती कर सकती हूँ, पर उसे सुधारने के लिए कोई नहीं है। तो मुझे थोड़ा टाइम दो, सो दैट आई कुड सॉल्व ईच टेंगल थ्रेड। विराज हल्के से मुस्कुराया और अभिमन्यु ने मुंह फेर लिया। अंबर बोली, अभिमन्यु, तुम मिसेस सिंह के आने की तैयारी करो। ये डील तुम क्रैक करोगे, मगर सूर्यवंशी बहल देकर नहीं। क्या करना है ये मैं तुम पर छोड़ रही हूँ। फिर उसने विराज को देखा और बोली, मुझे पिछले 3 महीने की फाइल्स भिजवा दीजिए भाई साहब, और उसके बाद बोर्ड के साथ जितने नए प्रोजेक्ट्स हैं
उनकी डिटेल्स रेडी रखिएगा। वो उन्हें ऑर्डर के साथ उसके कैबिन से जाने को बोल रही थी। वो दोनों वहां से चल दिए। अंबर ने दरवाजे को देखा और फिर एकदम से फोन उठाकर कान से लगाया, जो बहुत देर से वाइब्रेट हो रहा था। सामने से परिणीता बोली, ये न्यूज़ में क्या है अंबर? हैरत और परेशानी उसकी आवाज में दिख रही थी। वो लगभग चिल्लाई, कब से फोन कर रही हूँ, उठाओ तो सही यार। प्रथम भी बोला, अंबर अब हम क्या करेंगे? इस न्यूज़ के बाद तो तुम्हें टेक ओवर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अंबर ने गहरी आवाज में कहा, जानबूझकर किया है किसी ने प्रथम, कोई नहीं चाहता है कि मैं फिर से बिजनेस में आऊं। परिणीता ने शक भरे लहजे में कहा, लेकिन सोचने वाली बात है ना, हम आ रहे हैं ये तो किसी को नहीं पता था, फिर वहां रिपोर्टर्स कैसे पहुंचे? इनफैक्ट इतनी परफेक्ट टाइमिंग कैसी हो सकती है यार? अंबर ने दो पल सोचा। उसकी शीशे की टेबल पर अखबार रखा था और गौर से उसने अपनी फोटो देखी और फिर हल्के से बोली, मुझे लगता है कि ये प्रेस मीडिया का काम नहीं है। अंबर की बात परिणीता को समझ नहीं आई। वो बोली, हाँ क्या? पर्दा बोला, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? अंबर ने पेपर उठाया और बोली, फोटो सामने से या मेरे आसपास छुप कर ली गई है, ऐसा नहीं लग रहा। फोटो सीसीटीवी फुटेज प्रिंट जैसा है ना? प्रथम और परिणीता ने भी सामने रखे न्यूज़पेपर को देखा और समझने की कोशिश की। तब तक अंबर बोली, मीडिया होती तो एयरपोर्ट के बाहर होती, अंदर नहीं। और इस फोटो में मैं और वो एयर होस्टेस अंदर है। डेफिनेटली ये मीडिया का काम नहीं है। प्रथम ने अखबार में छपी फोटो आड़ी तिरछी करके देखा और फिर पूछा, मतलब कि मीडिया को खबर जानबूझकर दी गई है, पर क्यों? उसके रुकते ही परिणीता बोली, ताकि अकबर अभिमन्यु को उस कुर्सी से हटा ना पाए और वो चेयरमैन बना रहे। अचानक ही वो भड़क कर उठी और फिर उसने ऊंची आवाज में कहा, हु द हेल इज प्लेइंग विद अस? एक बार पता चल जाए बस, अगर सड़कों पर भीख मांगने के लिए मजबूर ना कर दिया ना, तो मैं भी परिणीता नहीं। वो बुरी तरह से भड़की हुई थी। अंबर के नाम से छेड़छाड़ उसे कभी पसंद नहीं थी। प्रथम शांत रहा और उसने परिणीता को समझाने की कोशिश की। प्रथम बोला, पहले हम पता कर लें ये सब किसका काम है, उसके बाद भीख मंगवाना। फिर उसने फोन में कहा, तुम घर आओ, मीटिंग के बाद फोन पर डिस्कस नहीं कर पाएंगे। अंबर ने कहा तो सामने से फोन रख दिया गया। कुछ देर बाद सब मीटिंग के लिए कॉन्फ्रेंस रूम में थे। कॉन्फ्रेंस रूम में इतना सन्नाटा था कि सन की आवाज वहां मौजूद हर कोई सुन पा रहा था। राजवीर बुंदेला जी अपनी पोती नव्या बुंदेला के साथ बैठे थे। उनके हाथ में स्टिक या छड़ी थी, जिसके मूठ पर उल्लू का चेहरा दिखाई पड़ रहा था। वे मजबूती से उस मूठ को थामे सामने के चित्र को देखते रहे, मानो कोई विचार करने में है। वहीं निखिल, विजेंद्र गुप्ता, हरीश पांडे और वरुण देशमुख गंभीर चेहरों के साथ खींच और आंखों में पुतलियों की कंपकपी की उनकी झिझक और डर की ओर संकेत कर रही थी। निखिल बार बार दरवाजे को देखता और फिर सामने दीवार पर टंगी घड़ी के रेंगते कांटों को समय जैसे ठहर ठहर कर पढ़ रहा हो। अंबर की खबर का अंदाजा सभी को था, और जिसे नहीं भी होगा तो सामने रहे इंग्लिश अखबार पर अंबर की फोटो से जानना इतना मुश्किल भी नहीं था। ख्याति पेन ड्राइव और आईपैड लेकर वहां पीछे बड़े स्क्रीन के साथ कुछ छेड़छाड़ में व्यस्त, उनमें से किसी पर ध्यान नहीं दे रही थी। नव्य ने ख्याति को देखा और फिर अपने दादाजी से कहा, दादू वो लड़की नहीं आई अभी? राजवीर जी ने पूछा, कौन गुड़िया? राजवीर जी ने बोर्ड मेंबर्स को देखा तो नव्या ने मरी मरी सी आवाज में कहा, अरे वो थी ना, क्या नाम था उनका? हाँ, मोनी राठौड़, वो भी नहीं आई। राजवीर जी ने अभी अभी नोटिस किया कि मोनी यहाँ मौजूद ही नहीं है। तभी दरवाजा खुला। सांसें खींचकर बिना पलके झपके सब नजरें गड़ाए दरवाजे को एकटक देखने लगे। विराज ने अंदर कदम रखा और फिर दरवाजे का पल्ला पकड़कर खड़ा रह गया। अंबर ने एक ही हाथ में फाइल फोन पकड़ा था और दूसरे हाथ में शाइनी ब्लैक क्लिक पेन था, जिसे वो उंगलियों पर नचाती आ रही थी।
उसकी गर्दन और नजरें बिल्कुल सीधी थी। एक स्टाइल उसमें और उसके फैशन सेंस में शामिल होकर शानदार तरीके से सबका ध्यान अपनी ओर अटकाए हुए था। हाथ में घड़ी, फाइल, फोन और दूसरे में पेन। उसे देखकर हरीश का मुंह हल्का सा खुल गया। हालांकि उसके गोरे चेहरे में कोई बात हो ना हो, लेकिन उसके तेज और व्यक्तित्व में जरूर कुछ था। कुछ बहुत अलग, बहुत अनोखा। अंबर के आते ही सब खड़े हो गए। राजवीर जी भी। सबको देखकर बिना मुस्कुराए उसने सहज और शांत भाव से कहा, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। उसके इतना कहते कहते ही ख्याति वहां आकर उसकी फाइल और मोबाइल ले चुकी थी, तो अंबर ने दोनों हाथ जोड़कर सबको प्रणाम करते हुए देखा। विराज और अभिमन्यु दोनों उसकी एक एक बाजू में खड़े थे। बैठिए। अंबर ने सबको बैठने का इशारा कर दिया। मगर अभिमन्यु, क्या अभी भी वो चेयरमैन की कुर्सी पर बैठ सकता है? अभिमन्यु ने कुर्सी की ओर देखा और फिर सिर झटका। रघुवीर जी अंबर की कुर्सी के साथ, आज तो सर्वेश जी की कुर्सी भी खाली थी। क्या मैं इस मीटिंग का कारण जान सकता हूँ? देवेंद्र गुप्ता ने अंबर पर नजरें गड़ाई और बोले। तो निखिल बोल पड़ा, अभी भी पूछना है आपको मिस्टर गुप्ता? इनकी इंटेंशंस न्यूज़पेपर चीख चीख कर सुना तो रहे हैं, चेयरपर्सन बनने लौटी है और क्या? वो कहकर व्यंग से मुस्कुराए। ये सुनते ही विराज गरजा, निखिल। अंबर ने निखिल पर फीकी नजर डाली। निखिल सामने टेबल पर झुका और फिर उसने विराज से ऊंची आवाज में कहा, विराज, तमीज से। तुम्हारे घर में काम करने वाला तुम्हारा नौकर नहीं हूं मैं, जिस पर तुम कभी भी चिल्ला सकते हो। विराज ने भी कड़क कर कहा, अगर 22 से ऊंची आवाज में बात भी की तो चिल्लाना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन हम आपके साथ क्या कर सकते हैं इसका अंदाजा भी आपको नहीं है। निखिल तिल मिलाकर कुर्सी से उठा। उसने विराज को उंगली दिखाई और बोला, धमका रहे हो मुझे? विराज ने एक बार सिर हिलाया और बोला, नहीं, आगाह कर रहे हैं। इतने में ही देवेंद्र ने कहा, चोरी ऊपर से सीना चोरी। उसने तीनों भाई बहनों को देखा और बोला, यही संस्कार है कि आप सूर्यवंशियों के? खबरों से तमाशा करके मन नहीं भरा है क्या, जो यहाँ भी एक नया नाटक शुरू कर दिया है? उसने सीधे अंबर को देखा और बोला, मिसेस सूर्यवंशी, ये आपकी कंपनी है, हम सब जानते हैं। यहाँ कौन चेयरमैन है कौन नहीं, इससे हम बोर्ड मेंबर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क पड़ता है तो इस कंपनी की रेपुटेशन से, जो आए दिन आपके परिवार की वजह से मिट्टी में मिलती जा रही है। इस पर आप क्या कहेंगी? अंबर ने चुपचाप चेयरमैन की कुर्सी खींची। अभिमन्यु और विराज की नजरें उस ओर घूम गई, साथ ही साथ सारे मेंबर्स की भी। बैठो। अंबर ने अभिमन्यु को देखकर कहा। अभिमन्यु और विराज के साथ साथ हर कोई चौंक कर अंबर को देखने लगा। अभिमन्यु आंखें बड़ी बड़ी करके खड़ा रहा। विराज आगे अंबर के कान की तरफ झुका और फिर उसने हल्के से कहा, बेटा, आर यू श्योर? अंबर ने बिल्कुल जरा सी गर्दन घुमाई और फिर धीरे से कहा, क्या मासा ने आपसे यही करने के लिए नहीं कहा था? इस वक्त उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, जिसे देखकर विराज कुछ बोल ही नहीं पाया। अंबर ने सबको देखते हुए कहा, तो आप जानना तो चाहते ही होंगे कि अखबार में, आर्टिकल्स में जो खबरें हैं उसका हकीकत से लेना देना है या नहीं? वरुण बोला, ऑफ कोर्स अंबर, क्योंकि अगर ऐसा है तो आपको चेयरपर्सन बनने का आइडिया ड्रॉप कर देना होगा। अंबर हल्के से मुस्कुराई, मगर उसकी मुस्कान का एक अंश भी उसकी आंखों में नहीं था। उसकी आंखें अब भी बेबाक थीं। वो बोली, बात बात पर मुकर जाना, फैसले बदल लेना मेरा स्वभाव नहीं है वरुण। फिर उसने अभिमन्यु को देखा और कुर्सी की तरफ इशारा करके बोली, बैठो। अंबर, विराज और ख्याति अब तक खड़े ही थे। इतना कहकर उसने कहा, मैं यहाँ आई थी बाबा साहब के जगह, क्योंकि मेरे बाबा साहब यानी इस कंपनी के प्रेसिडेंट ऐसा चाहते हैं। एक्सीडेंट से उन्हें बॉडी पर सीरियस इंजरीज हुई है, जिसकी वजह से फिलहाल के लिए उनके ऑर्डर पर मैं यहाँ मौजूद हूँ। कंपनी की तरफ आप सबका विश्वास उन्हें काफी ज्यादा खल रहा था। उन्हें लगा कि उनकी अनुपस्थिति में आप सब अपना कर्तव्य निभाएंगे, लेकिन आप सब तो सिवाय उंगली उठाने ही कुछ कर ही नहीं पाए।
विराज ने सारे मेंबर्स को देखा, जिनकी बोलती सिर्फ कुछ शब्दों से बंद कर चुकी थी अंबर। विराज को इतना तो समझ आ चुका था कि अंबर कुछ ऐसा करने वाली है जो शायद कोई सोच भी ना पाए। मगर फिर हरीश ने कहा, ट्रस्ट की भी एक लिमिट होती है अंबर। आप शायद जानती नहीं, क्योंकि आप जाने कहाँ थी। हम पर सवाल उठाने से पहले अपनी गलतियां समझिए। अंबर बोली, राइट। अंबर ने इतना कहकर ख्याति से फाइल ली और एक पेपर निकाला। उसने पेपर टेबल पर रखा और बोली, ये स्टैटिक्स है, टाई द नॉट के, जिसकी सेकंड ब्रांच आप 50% शेयर्स के साथ हैंडल करते हैं। सबने उस पेपर को देखकर अंबर को देखा तो वो आगे बोली, बाबा साहब एक्सीडेंट से पहले तो सबका विश्वास था हम पर, राइट। फिर कैसे इस ब्रांच पर तो केसेस चल रहे हैं, एक आप पर है और दूसरा आपके नहीं, हमारे रेस्टोरेंट पर। दिल्ली में कोई खास गुडविल भी नहीं बना पाए हैं आप, क्यों? विराज ने हैरानी से अंबर को देखा। ये खबर कब और कहाँ से मिली इसे? अब विराज को कहाँ पता था कि दिया नामक लड़की कुछ भी कर सकती है। निखिल ने एकदम से पेपर उठाया और देखा। उसके मुंह से निकला, टैक्स इवेशन। उसने इतना कहा ही था कि हर एक की नजरें हरीश पर घूमी। विराज ने गहरे स्वर में कहा, हरीश व्हाट इज दिस? हमारे नाम को छोड़िए, अपने पिता के नाम को डुबा दिया आपने। हरीश ने हड़बड़ा कर नजरें और सिर झुका लिया। अंबर ने एक बार फिर से सबका ध्यान खींचा और बोली, मैं यहाँ फिलहाल किसी की गलती नहीं गिनाना चाहती, लेकिन जो मुझे चाहिए वो है ट्रस्ट। मुझ पर, अभिमन्यु पर और इस कंपनी पर। हरीश यहाँ अपने पिता की जगह पर है, उसी तरह वरुण और निखिल भी। आप अपनी गलतियों से सीखेंगे तो अभिमन्यु भी सीखेंगे। मगर अब अगर हमारे यानी इस रॉयल ग्रुप्स पर कभी उंगली उठे भी तो उनमें आपकी उंगलियां ना हो, इसका ख्याल रखिएगा। बातें घुमा रही हैं आप राजकुमारी, देवेंद्र ने कहा। हम जवाब चाहते हैं आपके आने का और शायद शादी के दिन से गुमशुदा होने का भी। और आप इधर उधर की बातों से सबका ध्यान भटका रही हैं। लेट्स कम टू द पॉइंट। क्या है आपके यहाँ आने की मंशा? क्योंकि अभिमन्यु के चेयरमैन बनने से कुछ दिक्कत तो होनी चाहिए आपको। आखिर सौतेला भाई है वो। विराज ने देवेंद्र को घूरा। अंबर के गुमशुदा होने की बात पर अभिमन्यु एकदम से भड़क उठा। माइंड योर वर्ड्स अंकल, गुमशुदा नहीं थी दी, सब जानते हैं ये बात कि जय ने शादी से मुंह मोड़ा था। अभिमन्यु की बात सुनकर अंबर अंदर तक से हिल गई। उसका दिल धक सा रह गया। भागी या भगाई गई जो भी था, अंबर ने किया, जय ने नहीं। फिर ये क्या कह रहा है अभिमन्यु? जय ने शादी से मुंह मोड़ा? मगर परिणीता ने तो कहा था कि बारात आई थी, उसने झूठ क्यों बोला? ये क्या हो रहा है? क्या हुआ था अंबर के भागने के बाद? सुबह अभिमन्यु ने सही तो कहा था कि वो जानते ही नहीं उसने जो कदम उठाया था या उठवाया गया, इसका असर जय के परिवार पर कैसा रहा होगा। उसका दिमाग एक बहाव में बहता जा रहा था और उस बहाव का नाम सिर्फ जय था। जय, वो सोचती जा रही थी। तब तक अभिमन्यु ने कहा, जय ही अचानक कहीं चले गए थे, पता है ना आपको मिस्टर गुप्ता? दी को बाबा साहब ने कैलिफोर्निया भेजा था, उन्हें ब्लेम मत कीजिए आप। पर क्या इल्जाम जय पर लगना था? सच में जय भाग गया था क्या? वो सोचेगी, इस बारे में वो जरूर सोचेगी, क्योंकि यह भुला देने वाली बात नहीं है। मगर फिलहाल उसे अपने ऊपर नियंत्रण रखना होगा। विराज ने अंबर के कंधे पर हाथ रखकर उंगलियां दबाई। अंबर ने देवेंद्र को तीखी नजरों से देखा और फिर वो मुस्कुराई। अगर आप याद करने की कोशिश कर सकते हैं तो करें मिस्टर गुप्ता। मैंने कुछ देर पहले साफ शब्दों में कहा था कि मैं यहाँ अपने बाबा साहब की जगह आई हूँ। इतना कहकर उसने एक कदम पीछे लिया। उसने हल्के से कुर्सी खींची और उस पर बैठ गई। मुंह फाड़े हर कोई देखता रह गया। हर एक लगभग अपनी कुर्सी से उठ ही गया था। वहीं विराज की आंखें हैरानी से फैल गई। अंबर ने रघुवीर जी की कुर्सी पर आधिपत्य स्थापित कर दिया था। तभी दरवाजा खुला और मौनी चली आई। मौनी अंबर को बैठा देखकर हल्के से मुस्कुराई।
मगर किसी की नजरें अंबर से हटी नहीं पाई थी। अगले ही पल उसने अपनी मुस्कुराहट दबाई और बोली, प्लीज वेलकम और न्यू प्रेसिडेंट अंबर। सब फटी फटी आंखों से अंबर को देखते रह गए। मौनी ने मानो सबको कोमा में जाने से बचा लिया। कम से कम आवाज से उनका होश तो जागा। मौनी आगे बोली, अब से अंकल रघुवीर के आने तक हम इन्हें प्रेसिडेंट कंसीडर करेंगे और ये इनके लीगल डॉक्यूमेंट्स। उसने एक फाइल आगे कर दी और बोली, वरुण, हरीश और निखिल आपके डेट्स साइन कर चुके हैं। एंड दादाजी, आपसे सिग्नेचर लेने में कल आई थी, तभी आपके डॉक्यूमेंट्स मेरी फाइल में आ गए थे। सॉरी। राजवीर जी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा उठे। मौनी से पेन ड्राइव लेकर ख्याति ने स्क्रीन पर लगाई, जिस पर डॉक्यूमेंट दिख रहे थे। सबकी सांसें अब भी अटकी ही थी, यहाँ तक कि विराज और अभिमन्यु की भी। कहाँ अंबर को गायत्री जी ने चेयरमैन बनने से मना किया और कहाँ वो प्रेसिडेंट बन बैठी है। ये इतनी रफ कैसे हो गई है? बिल्कुल धरा जैसी, मतलब आग से। सबके चेहरे के उड़े हुए रंगों को छोड़कर अंबर केबिन से बाहर आई। मेंबर्स वहीं बैठे रह गए थे, लेकिन राजवीर बुंदेला जी अपनी पोती के साथ बाहर चल पड़े। किसी को भी, यहाँ तक कि विराज को भी समझ नहीं आया कि मोनी अंबर के लिए सबसे उसके हित में वोट्स ले आई है। प्रेसिडेंट या फिर चेयरमैन, बोर्ड में कोई पदवी पाने के लिए अंबर के पास सबकी मंजूरी होनी थी। पेपर्स पर हस्ताक्षर देखकर लग रहा था कि वरुण, हरीश और निखिल के पिता ने मंजूरी दे दी है। वहीं चंद्रशेखर जी और राजवीर जी के भी हस्ताक्षर से अंबर का पहलू पक्का था। राजवीर जी अपनी पोती के साथ किसी कमरे में थे, ऑफिस में ही, तभी दरवाजा खुला। नव्या ने हड़बड़ा कर सिर घुमाया तो मौनी और अंबर ने अंदर कदम रखा। मौनी ने आज क्रीम कलर की शिफॉन की साड़ी पहनी थी। उसका सादा गेहुआ रंग और मेंटेन शरीर बिल्कुल एक नामी मॉडल की तरह खूबसूरत था। दोनों को देखकर नव्या उठी। मौनी ने उसे देखा, आराम से कहा, फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। फिर उसने राजवीर जी को देखकर कहा, है ना दादाजी? राजवीर जी की अनुभवी नजरें मुस्कुराई। उन्होंने कहा, गुड़िया बाहर से आई है इसलिए तुम्हें नहीं जानती। उन्होंने फिर नव्या से कहा, बेटा ये उदय की पत्नी है, मौनी राठौड़। उदय को तो जानती हो ना तुम? नव्या ने चौंकते हुए कहा, व्हाट? उदय भैया ने शादी कर ली? अंबर ने हल्के से हंसकर कहा, हाँ कब की, पर किसी को मत बताना। इतना कहकर वो और मौनी बैठ गए। अंबर ने आदर भरे स्वर में कहा, दादाजी थैंक यू, आपने मुझ पर इतना विश्वास किया। और सॉरी कि कल मैं मौनी के साथ नहीं आ पाई। उन्होंने सिर हिलाया और बोले, रघुवीर की बेटी हैं आप, और बेटियां सबकी सांझी होती हैं। आप जिसके काबिल हैं वही मिला है आपको। इसमें थैंक यू की कोई आवश्यकता नहीं है। अंबर मुस्कुराई, जबकि उस मुस्कान में कोई चमक नहीं थी। शून्यता उसके पूरे चेहरे पर साफ देखी जा सकती थी। मौनी और राजवीर जी दोनों ने ये नोटिस किया, हालांकि किसी ने कुछ कहा नहीं। राजवीर जी उठे, साथ में दोनों लड़कियां भी उठ गई। उन्होंने अंबर के सिर पर हाथ रखा और बोले, अंबर, जब कोई हमारी सहायता करे, खुद हानि उठाने के बाद भी, तो वहाँ स्नेह और प्रेम अपार होता है। हमें भी आपसे स्नेह है जितना गुड़िया से, जानती है ना? अंबर ने हल्की सी हैरानी से राजवीर जी को देखा, मानो उसके मन में क्या था वो तो अनुभवी आंखें जान गई थी। अंबर ने धीमे से कहा, जी दादाजी। उसने कहकर सिर झुका दिया। वो वहां से चले गए। नव्या अभी भी खड़ी खड़ी खोई हुई सी अंबर को देख रही थी। मौली ने एकदम से कहा और उसका ध्यान भंग हो गया, क्यों गुड़िया, ऐसे क्या देख रही हो? नव्या हाथ पका गई। उसने संभलते हुए कहा, कुछ नहीं। फिर वो कुछ खिली हुई आवाज में बोली, आप दोनों ना मेरी आइडियल बन गई है। उसने खासा मौनी को देखा और बोली, उस दिन आपने कैसे विराज भैया की बोलती बंद कर दी थी भाभी? फिर उसने अंबर की तरफ सिर घुमाया, और आपने ना दी। आपने तो अकेले ही सारे बोर्ड मेंबर्स को हैंडल कर लिया था। आई जस्ट लव दैट। आप दोनों से सीखना है मुझे, आप सिखाएंगे ना मुझे? अंबर और मौनी ने एक दूसरे को देखा और फिर नव्या को देखकर बोली, ऑफ कोर्स। फिर मौनी बोली, अब जाओ, दादाजी बाहर खड़े हैं,
और घर आना दो। वह सिर हिलाते हुए बाहर निकल गई। उसके जाते ही मौनी अंबर की ओर घूमी। इस वक्त उसका चेहरा गंभीर था। वो बोली, जय के बारे में सोच रही हूँ। अंबर ने एक बार सिर हाँ में झुकाया और बोली, ही लिटरली अ मिस्ट्री यार। मौनी ने अंबर के कंधे पर हाथ रखा और बोली, अगर मैं कुछ कहूंगी तो मानने की कोशिश करोगी? अंबर ने सवालिया नजरों से देखा। उसकी आंखें हल्की सी सिकुड़ गई। मौनी बोली, देखो, आज जहां लोग अपनों से बैर रख कर चलते हैं, वहां कोई सिर्फ तुम्हारे लिए अपना सम्मान तक त्यागने को तैयार है। जो अभिमन्यु ने कहा वह सुना था मैंने। ही इज अ जेम अंबर। जय इज प्रेशियस मोर देन कोहिनूर। वो तो तुम्हारा हो चुका है, आगे तुम्हें तय करना है। उसने इतना कहा और फिर दोनों के बीच चुप्पी छा गई। उसके माथे पर तनाव भरी लकीरें थी। अंबर चुपचाप जाकर काउच पर बैठ गई। वहीं मौनी अब भी खड़ी उसके बोलने के इंतजार में थी। अंबर ने एक लंबी सांस ली और बोली, नहीं। मौनी समझ नहीं पाई। उसने असमंजस से पूछा, नहीं मतलब? अंबर ने उसे देखा और बोली, आप नहीं जानती मोनी, जितनी आसानी से आपने कह दिया मेरे लिए उतना इजी नहीं है। मोनी ने दृढ़ता से कहा, ऐसा है तो जे को वेट मत कराओ। अंबर हल्के से बोली, मैंने नहीं कहा उन्हें वेट करने के लिए। हालांकि वो जानती थी इस इंतजार में दोष उसी का है। अगर जे उसकी हर बात मान रहा है तो उसे बहुत पहले ही उसे मना कर देना चाहिए था। मौनी आगे आई और उसने समझाते हुए कहा, उदय से ज्यादा तुम क्लोज थी मेरे। अगर मैं कुछ कर सकती हूँ तो बताओ मुझे। मैं तुम्हारी शादी में नहीं थी, लेकिन वहां जरूर कुछ तो हुआ था। कुछ ऐसा जो जय ने संभाला होगा। तुम चाहती हो तो मैं पता करूं? अंबर ने सर्द आवाज में कहा, किसी और से नहीं, जय ही बताएंगे। लेट्स गो। कहकर वो उठी। गो? मौनी ने पूछा, गो वेयर? अंबर ने अपना मोबाइल देखा और बोली, उदयपुर। अंबर की बात सुनकर मौनी चौंक गई। अंबर फोन ही देखती रही जिसमें जय का आज सुबह का मैसेज था, उदयपुर आपका इंतजार कर रहा है। अचानक ही ये लाइन उसके मन में गूंज गई। मौनी अब भी हैरान थी। वो बोली, परी और प्रथम को कॉल कर दो। अंबर ने नाम में सिर हिलाया और बोली, नहीं, परी मुझसे झूठ बोलने लगी है, लेकिन अब मुझे सिर्फ सच जानना है। सो लेट्स गो। वो दोनों रूम से निकले ही थे कि सामने से ख्याति आती दिखी। ख्याति ने अंबर को टोका और बोली, मैम, मिसेस सिंह आज नहीं आ पाएंगी। आज उनके साथ मीटिंग नहीं हो पाएगी। अंबर ने सिर हिलाया और उसे जाने का इशारा कर दिया। अचानक ही उसे कुछ याद आया और उसने पूछा, अभिमन्यु कहाँ है? ख्याति रुकी और एकदम से आहिस्ता से बोली, मैम, अभी अभिमन्यु सर अपनी दूसरी मीटिंग की तैयारी कर रहे हैं। मिस्टर पाटीदार से सुकून रिजॉर्ट की नई मीटिंग है। विराज सर भी उसी मीटिंग को लेकर अभिमन्यु सर से डिस्कशन कर रहे हैं। वो टेप रिकॉर्डर की तरह बोलती चली गई। मौनी ने उसे रवाना किया। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। ओके मैम, कहकर वो चली गई। कुछ ही देर में वो दोनों कार में थे। मौनी ड्राइविंग कर रही थी और अंबर पैसेंजर सीट पर थी। गाड़ी चलते चलते कई बार मौनी का ध्यान अंबर पर चला जा रहा था, मगर अंबर खिड़की पर हाथ टिकाकर बाहर देख रही थी। कई विचार उसके मन में थे। एक अजीब सी हलचल, शायद डर, एक खुशी रघुवीर जी से मिलने की थी। पता नहीं क्या, लेकिन बहुत कुछ था। तभी मौनी ने फोन पिक किया और ब्लूटूथ से सुना। सामने से कुछ कहा गया था। उसने भी अंबर को सोचते हुए देखा और फिर धीमी आवाज में कहा, हाँ, 2 टिकट्स। फिर सामने से कुछ कहा गया तो वो बोले, ठीक है, मैं भी एयरपोर्ट पहुंचने वाली हूँ। इतना कहकर उसने ब्लूटूथ बंद कर दिया। वो एयरपोर्ट पर पहुंचे। टिकट्स देने के लिए मौनी के ऑफिस का कोई स्टाफ आया था। टिकट्स और कुछ जरूरत का सामान लेकर लड़कियां एयरपोर्ट में चली गई। हर बढ़ता कदम और उसके साथ घटती दूरी। अंबर की जिंदगी में ऐसा समय पहले कभी नहीं आया था। निडर सी वो कहीं भी जाने से पहले इतना नहीं सोचती थी, न कभी झिझकी वो। वहीं आज उसके पैर उठना ही नहीं चाहते थे। उसने अपने मन में ही कहा, इट्स ओके धरा, यू कैन फेस हिम, यू हैव टू। अपने आप से लड़ती हुई कई तर्क करके खुद को संभालती हुई अंबर
कुछ ही घंटों में उदयपुर की हवा में थी। एयरप्लेन जब लैंड करने को हुआ तब नोटिफिकेशन देने को एयर होस्टेस वहां पहुंची। उस खूबसूरत लड़की की कुर्सी आवाज यदि उसके कानों में ना पड़ती तो जाने कितने घंटे और अंबर महल अपने बिजनेस और जय के बारे में सोचने में ही बिता देती। उसके इन्हीं व्यस्त विचारों में एक विचार वो भी था जिसने धरा पर विश्वास दिखाया था, जिसने अनेकों में से उसे चुना था, दोस्ती के लिए और प्रेम के लिए भी। वीर लाख कोशिशों के बाद भी वो नहीं भूली उसे। आखिर आसान कहा था उसे भूलना। थोड़ी देर में वो एयरपोर्ट पर थी। एस्केलेटर से मोनी और वो नीचे उतर रहे थे। अंबर मोनी का बैग पकड़े हुए थी। सफर के दौरान मोनी और अंबर ने आपस में एक शब्द भी नहीं बांटा, सिवाय खामोशी के। दोनों ही कुछ नहीं दे पा रही थी। तभी एस्केलेटर से अंबर एकदम नीचे आई, मगर उसका ध्यान नहीं था और वो सीढ़ी के फ्लैट होते ही डगमगा गई। वॉच आउट कहते कहते ही मोनी ने तुरंत उसकी कोहनी पकड़ी। उसी समय अंबर ने भी ट्रॉली बैग का सहारा लिया। अंबर संभली, उसने गहरी सांस ली और फिर मोनी को देखकर हल्के से थैंक्स कहा। मोनी ने नजरें गड़ाई और 2 पल उसे देखती रही। मोनी को खुद की ओर देखता देख अंबर ने हल्के से भौहें उछाल दी। मोनी बोली, तुम किसी से नहीं डरती अंबर, नो मैटर हु ही इज और व्हाट ही हैज डन फॉर यू। तुम्हारी चॉइस हमेशा तुम्हारी होनी चाहिए, अपनी लाइफ का सबसे बड़ा हिस्सा। हम अपने जीवन साथी के साथ जीते हैं, एहसानों में दबकर नहीं जी सकते। तो बस वही कहना जिसके लिए तुम्हारा मन भावे भरे, ओके। मोनी बिल्कुल उसकी बड़ी बहन की तरह उसे समझा रही थी। अंबर के चेहरे पर अचानक ही शांत भाव आ गए। तभी किसी ने उसका कंधा पीछे से थपथपाया। मौनी ने कंधे से पीछे झांका और अंबर उस तरफ घूमी। कैफे स्टाफ का लड़का यूनिफॉर्म में आकर खड़ा था। जी, अंबर ने आदर सहित कहा तो वो लंबी सी मुस्कुराहट देकर बोला, वेलकम टू उदयपुर योर हाइनेस। फिर उसने अपने पीछे से एक बुके निकाल कर आगे किया और बोला, ये आपके लिए जैसर की ओर से। अंबर इस बार चौंकी नहीं, मगर उसने अभी तक फूल लेने के लिए हाथ नहीं उठाए। वहीं मोनी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो कभी फूलों को देखती, कभी अंबर को और कभी उस लड़के को। अंबर को खड़ा देखकर लड़के ने बुके आगे किया और बोला, सर ने कहा था कि आपको ये फूल देने ही हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि आप बुरा नहीं मानती, तो क्या मैं आपसे कुछ पूछूं? अंबर जवाब में मुस्कुराई, फिर सहजता से बोली, पूछो। वो लड़का बोला, ये गुलाब नहीं है ना? हमारे स्टाफ इन फूलों को गुलाब कह रहा था। लड़के ने अपने कैफे की तरफ हाथ दिखाया। मौनी ने भी फूल देखे तो उसे भी गुलाब से ही लगे। उसने होंठ ही होंठ में बुदबुदाया, रोजेस जैसे ही तो हैं। अंबर बोली, नहीं मोनी, ये रोजेस नहीं है, दे आर कैमलियाज, साइन ऑफ एडोरेशन, लव एंड लॉन्गिंग। उसने इतना कहा और फिर एकदम से फूलों को देखा, मानो जे उसे ये फूल क्यों भेज रहा है वो आप जाकर समझे हो। अंबर ने उस बुके से एक फूल निकाला और लड़के को देकर कहा, थैंक यू, वेलकम योर हाइनेस। इतना कहकर वो वहां से चला गया। उसके जाते ही मोनी ने अजीब तरीके से कहा, जय, यू आर इम्पॉसिबल। फिर उसने झटके से अंबर को देखा। सेट मगर शांति उसके चेहरे पर थी। मोनी ने फिर सिर हिलाया और बोली, आई डोंट नो कि उन्हें तुम्हारी आने की खबर कहाँ से हुई। अंबर ने जवाब नहीं दिया। वो इतना तो जान ही गई थी जय को। जब वो उर्वरा को वेगस में बचा रही थी तब भी वही था। तो अब कौन सा बड़ी बात है अंबर की खबर निकालना। दोनों ने निकलकर अपने अपने फोन्स ऑन किए। एकदम से फोन वाइब्रेट होने लगा। कई सारे नोटिफिकेशंस टूट पड़े दोनों के फोन्स पर। वाइब्रेशन की आवाज सुनकर लड़कियों ने एक दूसरे को देखा तो अंबर बोली, किसी की कॉल्स नहीं लेंगे आप? वह एक छोटी बहन की तरह ही मोनी पर हक जमा रही थी। प्रथम, परिणीता, विराज और आरव, जाने और भी किस किस के कॉल्स थे। मोनी ने सहजता से सिर हिलाया और अपना बैग झोला टांगे आगे बढ़ी। अंबर उसके साथ चल दी। वो दोनों एयरपोर्ट के बाहर पहुंचे। दोनों के सामने अचानक 2 कार्स आकर रुकी। अंबर ने बारी बारी दोनों कार्स को देखा और फिर मोनी से कहा, रिएक्ट मत कीजिएगा मोनी, इट मस्ट बी जय।
मौनी बोली, अगर नहीं हुआ तो? कहकर मौनी ने एक नजर कार्स पर डाली। अंबर ने मोनी की तरफ देख कर सिर झटका और बोली, सी, कार के शीशे पर बिल्कुल कोने में वेशभूषा ब्रांड का लोगो है। एनजे ऑनर्स द ब्रांड। इतने में ही कार से एक आदमी सफारी सूट पहने उतर आया। उसके सिर पर पहला साफा था। वह अंबर के सामने पहुंचा और हल्के से सिर झुकाते हुए हाथ जोड़ा और बोला, वेलकम भाई साहब, आपको जय ने भेजा है? मौनी ने तुरंत ही पूछा। तो जवाब में वो मुस्कुराया और सिर हिलाया। दोनों जाकर कार में बैठ गए। अपने जीवन में जब अंबर ने पहली मीटिंग लीड की थी, उसी तरह की घबराहट और बेचैनी महसूस हो रही थी उसे। उसने मौनी से कहा, पानी। मौनी ने फिल्टर बोतल निकाल कर उसे पकड़ाई और बोली, शांत रहो, मैं हूं ना। अरे होंगी वो प्रिंस, होगा उनका नाम, हम नहीं डरते, समझी ना। जस्ट चिल नाउ। हर मुमकिन कोशिश कर रही थी मौनी हिम्मत देने की उसे, मगर वह खुद भी कुछ सहमी हुई थी। अंबर ने मुंह से सांस छोड़ी और फिर अपनी आंखें गहराई से बंद की। कार की धीमी गति भी उसे तेज रफ्तार से सुनाई दे रही थी। वही जानती थी कितने संघर्ष कर रही है वो खुद से। लेकिन रघुवीर जी भी तो यही है। क्या वो उनसे नजरें मिला सकती हैं? कितना विश्वास है उन्हें अपनी बेटी पर। अचानक ही वो अपने हलक में अजीब सा भारीपन महसूस कर रही थी। उसका गला चौक हो गया था। वो पहले रघुवीर जी से नहीं मिलेगी, कैसे सामना करेगी उनका? उसने अपना थोक निकला और आंखें खोलकर बाहर देखा। एक खूबसूरत झील के किनारे खूबसूरत महल और उसके पीछे बेशुमार हरियाली। कार मुख्य दरवाजे से महल की ओर बढ़ चली। तभी मोनी ने अपनी हथेली अंबर के हाथ पर रखी। अंबर की मुट्ठी कस गई, मगर नजरें महल से ना हटाई। कार रुकी ही थी कि अंबर ने अपने सीने पर हाथ रखा। अभी तक दोनों की साइड के दरवाजे खुल चुके थे। मोनी ने हल्के से कहा, दरवाजा तो हम खोल ही सकते हैं। इतना कहकर उसने बाहें उठाकर सिर झटका। दोनों नीचे उतरे। वह भी वही पिस्ते रंग का सूट पहनी थी, लेकिन इस बार साथ में भूरे रंग का स्कार्फ था, जो उसने एहतियात से गले में लपेटा था। अंबर के पूरे शरीर में हलचल मची हुई थी। उसकी आंखें जमीन पर गड़ी थी। यदि मोनी उसके साथ ना होती तो पक्का वो अभी कार से उतरकर उल्टी कर चुकी होती। एक बार यही बेचैनी उसने राघव में देखी थी, जब वो संयुक्ता से मिलने जा रहा था। वो समझ पा रही थी राघव की हालत। मौनी ने बिना होठ हिलाए सामने देखते हुए अंबर से कहा, ट्रस्ट मी अंबर, मैं सच में तुम्हारे लिए इन लोगों से लड़ सकती हूँ। फिर उसने अंबर को देखा। कोई तुमसे कुछ नहीं कह सकता। गलती तुम्हारी नहीं थी, और थी भी तो तुम्हें गिल्ट है ना उसका। सिर मत झुकाओ। अंबर अपनी गलती जानती थी। निश्चित ही उसकी गलती थी। खुद की स्वतंत्रता किसी के अपमान पर नहीं जीती जा सकती। उसे लौट आना चाहिए था। अचानक ही वीर उसके मन में कौंध गया। हर परेशानी में वो साथ रहता था। अंबर ने होठों ही होठों में कहा, मम्मा मेरे साथ रहना। उसने सिर उठाया और सामने की 4 सीढ़ियां चढ़ गई। बड़ा सा दरवाजा था जिस पर 2 गार्ड्स तैनात थे। गार्ड्स ने अंबर को देखकर सिर झुकाया। अंबर अंदर से चाहे कितनी परेशान थी, मगर उसके चेहरे के भाव अब भी उसकी राजकुमारी होने का सबूत थे। अंबर ने दरवाजे की ओर कदम उठाया ही था कि अचानक एक ऊंची बुलंद आवाज आई, रुको। दरवाजा खुला था और आवाज अंदर से ही आई थी। लड़कियां आंखें सिकोड़ कर अंदर झांकने लगी। कल्याणी जी चली आ रही थी। उन्होंने नारंगी रंग का मारवाड़ी पोशाक पहना था, जो बिल्कुल ही सादा सा था। उन्हें आते देखकर मौनी अंबर के कान पर झुकी और उसने पूछा, हु इज शी? जय की मां कल्याणी सिंह राणा। बिल्कुल ना के बराबर आवाज में अंबर ने कहा। उसे जय के सिवा हर खबर इंटरनेट से मिली थी। बस जय ही कोई समुद्र की गहराइयों में पाए जाने वाला रत्न था, जो कठिनाइयों से मिलता है। कल्याणी जी के साथ अनामिका जी और एक और लड़की चली आई। कल्याणी जी ने सहजता से कहा, तिलक लगवाकर अंदर आने का रिवाज है, शैलवी। अंबर उन्हें हैरानी से देखती रह गई। जे क्या? उसके लिए तो कल्याणी जी के मन में भी कोई हीन भावना नहीं है। गजब के लोग हैं वाले भाव मौनी के चेहरे पर थे। शैलवी, इस बार अनामिका जी ने कहा,
अंबर के मुंह से शब्द ना निकले, वो सिर्फ सिर हिलाकर रह गई। अनामिका जी ने, मौनी और कल्याणी जी ने अंबर को तिलक किया। वो बगल खड़ी लड़की बोली, आप मुझे जानती हो ना, इट्स मी आन्या। आन्या की आंखों पर गोल चश्मा था, वो ढीली वाला जींस और शर्ट में थी। अंबर ने हाँ में सिर हिलाया। अनामिका जी ने कल्याणी जी को देखा और फिर दोनों मुस्कुरा दिए। अनामिका जी बोली, चंद्रशेखर भाई साहब ने तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं बताया अंबर। आंखों में तेज वाली कहा था भाई साहब ने। तो तुम जो हो वही अंबर, इस देहरी से प्रवेश करनी चाहिए, ठीक है ना। मौनी मन में ही मुस्कुराई। अंबर ने दोनों हाथ जोड़े और आदर से सिर झुकाकर बोली, नमस्ते। इसके बाद वो दो पल रुकी और फिर उसने आगे कहा, आभार आपका, जो इतना मान आप मुझे और मोनी को दे रही हैं। लेकिन मैं अपनी गलतियां जानती हूँ। इसके बाद भी अगर मैं आपकी आंखों में देख पाई तो बाबा साहब को कैसे फेस करूंगी। कल्याणी जी ने हौले से उसके सिर पर हाथ रखा। अंबर की आंखों में आंसू उमड़ने लगे थे। ये एहसास बिल्कुल उसकी माँ की तरह था। अंबर ने जल्दी जल्दी पलकें झपकी और आंसू को आंखों में ही रोका। अनामिका जी ने कहा, अंदर चले। फिर वो लोग अंदर की ओर चले। मौनी और अंबर उनके पीछे पीछे चल रहे थे। मौनी के मन में सवालों का सैलाब था, मगर अभी अंबर कुछ बोल नहीं पाएगी, उसे पता था। वैसे भी हॉल में पहुंचे। मौनी पहली बार ऐसे खूबसूरत महल को देख रही थी। चंद्रशेखर जी, सूर्यवीर जी, दिग्विजय जी और राणा जी हॉल में सोफे पर बैठे दरवाजे की राह देख रहे थे। अंबर के आते ही वो सब उठ गए। अंबर फिलहाल के लिए अपनी झिझक भूलकर किससे क्या कहना है यही सोच रही थी। उसने और मौनी ने सबको देखकर हाथ जोड़े, मगर चंद्रशेखर जी ने उठकर अंबर का आशीर्वाद लिया। तभी मौनी ने हौले से उनसे कहा, पापा आई नो आप हैंडल कर लेंगे, बट शी इज वेरी डिप्रेस्ड। चंद्रशेखर जी जवाब में मुस्कुराए और बोले, सब ठीक है बेटे। उन्होंने दोनों लड़कियों से कहा। अंबर चुपचाप ही खड़ी रही। उसकी नजरें जय को ढूंढ रही थी। इतने में ही सूर्यवीर ने रोब से कहा, अंबर अठे आइए। उसका ध्यान भंग हुआ और उसने झटके से सामने देखा। अंबर सधे कदमों से उनकी ओर बढ़ गई। सूर्यवीर जी ने अपनी जेब से कुछ निकाला और अंबर की तरफ बढ़ाया तो अंबर ने भी अपने हाथ आगे कर दिए। एक गुलाबी सा नर्म कागज था। मौनी पैनी नजरों से कागज को देखने लगी। अंबर ने उसे टटोला तो एक गुलाबी लिफाफा था। सूर्यवीर जी ने कहा, ये आपके लिए, पहली बार आई हैं आप। अंबर बोली, थैंक यू दादाजी। अंबर मना करना चाहती थी लेकिन फिलहाल नहीं। दादाजी शब्द सुनकर चंद्रशेखर जी ने एकदम से कहा, अंबर, दादा हुकुम कहते हैं इन्हें। यह सुनकर सूर्यवीर जी मुस्कुरा उठे। साथ में बाकी सब भी। सूर्यवीर जी धीरे धीरे हंसकर बोले, जय और बाकी बच्चे हमें दादाजी ही कहते हैं। सब में हंसी की लहर दौड़ गई। सबका ध्यान खींचते हुए दिग्विजय जी ने कहा, भाभी, इन्हें आराम करने देते हैं, उसके बाद राजा जी से मिल लेंगी। अंबर ने यह सुनकर गहरे स्वर में कहा, जी, मुझे जय से मिलना है। अंबर की बात सुनकर मौली को जोर का झटका लगा। उसने एकदम से सिर घुमाकर अंबर को देखा। वो तो ये सुनकर सदमे में ही चली गई। चंद्रशेखर जी भी सोफे से उठ खड़े हुए। वहीं बाकी सब एकटक अंबर को देखे जा रहे थे। हालांकि अंबर की हिम्मत का अंदाजा उसे था, लेकिन कई जगह इसे शायद हिम्मत नहीं बेलिहाज कहते हैं। अंबर भी यही समझती थी, मगर उसे जैसे कोई प्रेम पसंद नहीं करना था। उसे जवाब चाहिए थे, जो सवाल उसे इस देहरी तक खींच लाए। उसके लिए वो और प्रतीक्षा नहीं करेगी। इतना सब जानने वाला जय उसके बाबा साहब पर हमला करने वाले को भी जानता होगा। उसे पूछना ही है। आन्या के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, जिस पर किसी का ध्यान नहीं था। चंद्रशेखर जी ने अंबर को आंखें दिखाई, मगर अंबर का सारा ध्यान रणविजय जी पर था। वो उन्हें देख रही थी और वे अंबर को। उनकी नजरें बिल्कुल शांत थी। साथ ही चेहरे के भाव से एक पल के लिए ऐसा नहीं लगा कि उन्हें अंबर का वाक्य पसंद नहीं आया हो। सन्नाटे को काटकर रणविजय जी ने कहा, आप मिल सकती हैं। इस पर अनामिका जी बोली, भाई साहब, वो अभी अभी जयपुर से आया है, फ्रेश अप होने के बाद उन्हीं से मिलता। अंबर और मौली एक बार फिर से हैरान थे।
वो जयपुर से अभी अभी आया है, अगर फ्लाइट से उन्हीं के साथ। रणविजय जी ने उन्हें देखा तो कल्याणी जी भी उन्हें अचरज से देख रही थी, मानो कह रही हो, क्या है ये। वो आंखों से मुस्कुरा उठे। चंद्रशेखर जी भी कल्याणी जी का इशारा समझकर तुरंत कह उठे, अंबर, बाद में मिलना, अभी आने के साथ जाओ। रणविजय जी ने उनकी बात काटते हुए कहा, शेखर, उन्हें जाने दो। फिर वे अंबर को देखकर बोले, आन्या, इन्हें जैसे मिलवा दो। अब तक मौली सांस रोककर ही खड़ी थी। उसका दिमाग अंबर की बेबाकी से सुन पड़ गया था। क्या वो सच में रास्ते पर डरी हुई थी? क्या वो यहाँ आने से घबरा रही थी? वाकई, उसने मन में ही कहा, हद है, इसकी हरकत किसी दिन एक आध को हार्ट अटैक दे देगी। रणविजय जी भी साथ में उठे। सूर्यवीर जी के अलावा हर कोई उठ खड़ा हुआ। वो अंबर की ओर एक कदम बढ़े तो अंबर हाथ जोड़कर उनका आशीर्वाद लेने झुकी, मगर उससे पहले ही रणविजय जी ने उसे रोकते हुए कहा, बेटियां पैर नहीं छूती। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा आपके साथ ही है। फिर उन्होंने अपनी जेब से कुछ पैसे उसके सिर पर घुमाए और पीछे खड़ी कल्याणी जी को देकर सामने शीशे के दरवाजे की ओर चले गए। सब फिर से सोफे पर बैठने लगे। चंद्रशेखर जी के चेहरे पर भी राहत की झलक दिखने लगी। तभी आन्या बोली, चलो, आपको महल दिखा दूं, तब तक जय भाई साहब भी रेडी हो जाएंगे। अंबर, मौली दोनों ही आने के साथ सीढ़ियों की ओर चल दी। वहीं कल्याणी जी लाइब्रेरी में पहुंची, जहां अभी अभी रणविजय जी आए थे। रणविजय जी कोई फाइल पढ़ते हुए अपनी कुर्सी की ओर बढ़ रहे थे। इतने में ही कल्याणी जी ने जोर देकर कहा, राणा जी। वो कुर्सी पर जाकर बैठ चुके थे। वो बोले, हाँ कहिए। फिर उन्होंने फाइल से नजर उठाकर देखा और बोले, गुस्से में दिख रही हैं आप। कल्याणी जी दो कदम आगे आई और उन्होंने घूरते हुए कहा, तो और कैसी दिखनी चाहिए। फिर उन्होंने अपना लहजा धीमा करके कहा, राणा जी, ये क्या कर रहे हैं आप। अभी जय ने आपसे क्या कहा था कि अंबर को होटल भिजवाना है, वह खुद उससे मिलने जाएगा, और आपने क्या किया, उन्हें जय के रूम में भेज दिया। क्यों। रणविजय जी ने अपना शांत लहजा बनाए रखा और बोले, क्योंकि अंबर की आंखें विश्वास से मुझे देख रही थी, मैं उन्हें मना नहीं कर सकता था। रणविजय जी की बात सुनकर कल्याणी जी ने चिढ़कर अपने हाथ उठाए और नकल करते हुए बोली, वाह, मना नहीं कर सकते थे। फिर उन्होंने फीकेपन से कहा, एक्चुअली यू आर राइट, कितनी प्यारी है वो, उन्हें कोई मना कर भी कैसे सकता है। इतना कहकर वह रणविजय जी को देखकर मुस्कुराई। उन्होंने भी कल्याणी जी को देखा तो होठों पर खुद ब खुद मुस्कुराहट खिल उठी। इधर आन्या सीधे उन्हें पहली मंजिल की छत पर ले आई थी। हालांकि वो महल 3 मंजिला था, जिसके हर माले पर छतें बनाई गई थी। महल से शांत बहती झील दिख रही थी। शाम के 7, 7:30 बज रहे थे। अंधेरा गहरा नहीं था। क्षितिज पर बादल का एक छोर अब भी बैंगनी और गुलाबी का मिश्रण नजर आ रहा था। हवाएं होले होले थम थम कर बह रही थी। अंबर का मन बिल्कुल शांत नहीं था। रेंगता हुआ समय उसे रत्ती भर भी नहीं भा रहा था, पर उसे इंतजार करना था। रह रह कर उसे जय का टेक्स्ट याद आ रहा था, जिसमें उसने लिखा था कि उसका इंतजार थोड़ा लंबा है। कब का है, वो तो कभी नहीं आई उदयपुर। फिर, और ये जो इतना अजीब क्यों है, तब से तो आने का न्योता दे रहा था, और अब जब वो एक ही छत के नीचे है तो अभी तक नहीं आया। हद होती है। वहीं मौली ने जाने कितनी देर से एक भी शब्द नहीं कहा था। तभी आन्या बोली, आप जय भाईसा के बारे में सोच रही हो ना। अंबर के बोलने से पहले मौली ने कहा, वही क्या, मैं भी सोच रही हूँ। ऐसे गंभीर सवालों से डील करना मौली को बहुत अच्छे से आता है। वो समझती है कि अंबर के लिए जय से जुड़े सवाल मुश्किल ही रहेंगे। आने ने मुस्कुराकर कहा, जब मेरे भाई साहब हैं ही ऐसे, क्या कर सकती हूँ मैं। मेरे बच्चे तो खुद उनसे ही चिपके रहते हैं। मौली का ध्यान भी अभी उसके सिंदूर और मंगलसूत्र पर गया था। मौली फीकेपन से मुस्कुराई और सामने देखने लगी। तभी मौली का फोन वाइब्रेट हुआ। उस पर विराज की कॉल आ रही थी। बाकी दोनों लड़कियों ने उसे देखा तो मौली ने कहा, सॉरी, बट आई हैव टू टेक दिस। इतना कहकर वो उनसे दूर हो गई। अंबर ने गहरी सांस भरी और फिर टाइम ही देखा था कि आन्या ने हल्के से कहा, अंबर,
जय भाई साहब अपने रूम में नहीं है। वो चौंक कर उसकी तरफ पलटी। उसने आगे कहा, सबको यही लगता है कि वो रूम में, बट नो ही इज देयर। उसने उंगली उठाकर एक बड़े से दरवाजे की तरफ इशारा किया। अंबर बिना पल के झपके उस दरवाजे को देख रही थी। इतने में ही उसके कानों में आने की आवाज पड़ी। जब उन्हें पता चला कि तुम घर आ रही हो, ही कैम बैक इन रश, एंड तब से वो वही है, यू कैन गो देयर। अंबर को शायद आधे शब्द सुनाई भी नहीं दिए। आन्या ये कहकर वहां से चली गई। इस वक्त अंबर अपनी धड़कनें कानों में महसूस कर सकती थी। उसका खून इतना तेज दौड़ रहा था, मानो अभी नसों से बाहर आ जाएगा। उसने अपना थूक निकला और अपने कदम कमरे की तरफ बढ़ाए। जिस छत पर वो थी उससे लगकर सफेद संगमरमर सा एक पुल था जो एक और छत को जाता था। उस छत पर कई सारे कैमलियास थे, हर रंग के, और ये बात उसने अब नोटिस की थी। पुल एक केव के बीच में बना था, जो केव महल की यूनिक बनावट के कारण गहरी नजर आ रही थी। दोनों छतों पर पौधे, मगर खासकर उसी छत पर कैमलियास थे। अंबर पुल के बीचों बीच थी। अचानक वो रुकी। उसने अपने गले से स्कार्फ निकाला, मानो उसका गला उस स्कार्फ के कारण चोक हो रहा है। उसने सिर घुमाकर दरवाजा देखा और फिर सांस खींचकर उस ओर बढ़ गई। वो दरवाजे के सामने पहुंची। उसने अपनी मुट्ठी बनाई और फिर उंगलियों से 2 बार दरवाजे के शीशे पर खटखटाया। सफेद पर्दे अंदर से लटक रहे थे। उसने दोनों हाथ से दरवाजे को अंदर खोला। अंदर डीम लाइट्स थी, फर्श पर जहां तहां कैनवास शीट्स फैली थी। उसने अपनी पलकें उठाई और फिर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। मम्मा! अंबर के मुंह से निकला। सामने कम से कम 15 फुट की संयुक्ता जी की तस्वीर थी। जितना थोड़ा बहुत उजाला हो रहा था, वह सारा उस तस्वीर पर ही था। तस्वीर के आसपास 2 सीढ़ियां लगी थी। उसके ठीक आगे एक साया खड़ा था। उसकी पीठ थी अंबर की ओर। उस साये के हाथ में एक रंगों से मेला हो चुका कपड़ा था। साये ने छोटी सी चोटी बनाई हुई थी, मगर अंधेरे में उसके माथे पर बिखरे बालों पर नजरें जाना उतना मुश्किल भी नहीं था। साये ने अंबर की आवाज नहीं सुनी, कुछ उसके हेडफोन के कारण और कुछ इतने धीमे से कहने के कारण। अंबर के कदम खुद ब खुद उस तस्वीर की तरफ उठ गए। अचानक ही थम की तेज तीखी आवाज हुई और साये ने एकदम से सिर घुमाया। आगे क्या होगा? जय को देखकर अंबर का रिएक्शन कैसे होगा? क्या अंबर जय को जानती है? क्या अंबर शादी के लिए जय को हाँ कर देगी? कौन कौन से राज अंबर के सामने खुलने वाले हैं, देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।